गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था अधिशोषण। अधिशोषण के बारे में पढ़ा था, अधिशोषण के प्रकार पढ़े थे, उसकी विशेषताएं, अंतर, अधिशोषण और अवशोषण। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोलाइट। जियोलाइट या फिर हम बोल दो आप इसको आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। तो आज हम जियोलाइट को एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करेंगे और उत्प्रेरक के रूप में इसकी बात करेंगे। देखिए, जो जियोलाइट होता है उसका सामान्य सूत्र ये है MxAlO2 SiO2 Y बड़ा ब्रैकेट MH2O। यहां पे बड़ा M है, इसका मतलब है धातु आयन। पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है या कैल्शियम भी हो सकता है। छोटा m का मतलब है जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या यहां पे। और Y का मतलब है SiO2 के मोल, कितने मोल हैं या कितने अणु हैं, यूं कह दो। और X, ये जो धातु ली है इस धातु के मोल हैं, धातु के मोल हैं। ठीक है, तो इसी से जो बनता है जियोलाइट बनता है। सोडियम पोटेशियम ये सब जियोलाइट के ही। आप यहां सोडियम डालोगे सोडियम जियोलाइट हो जाएगा, कैल्शियम डालोगे कैल्शियम जियोलाइट हो जाएगा, पोटेशियम रखोगे तो पोटेशियम जियोलाइट हो जाएगा। जियोलाइट उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है क्योंकि इसकी जियोलाइट की जो वास्तविक संरचना है वो है पिंजरे के समान। पिंजरा जैसा पिंजरा होता है उसके समान इसकी वास्तविक संरचना होती है। तो जिस प्रकार से पिंजरे के अंदर अगर बात करें, छोटा एक पिंजरा है बिल्कुल बारीक जाल वाला, तो उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं। और इन छिद्रों का आकार जो है, छिद्रों का आकार जियोलाइट के अंदर 200 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर के बीच होता है। ठीक है, इसके बीच इन छिद्रों का आकार होता है। अब जो अभिकारक हैं, जो भी अभिकारक के अणु हैं, वो अगर इन छिद्रों, उन अणुओं का आकार इन छिद्रों से बड़ा है तो वो इन छिद्रों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते और उसकी सतह पे फंस जाते हैं, जियोलाइट की सतह पे। ठीक है ना। ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है कुछ उस प्रकार से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं बहुत सारे, और उन छिद्रों कणों का आकार, जो अधिशोषित होने वाले कण, उनका आकार अगर इन छिद्रों से बड़ा है तो वो इसके सतह पे फंस जाएंगे, इन कणों के अंदर, इस छिद्रों में फंस जाएंगे। और अगर कणों का आकार इससे कम है, छिद्रों से भी छोटा है, तो ये कण इन छिद्रों के अंदर से प्रवेश करके निकल जाएंगे। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जियोलाइट जो है एक आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक अर्थात वर्णात्मक उत्प्रेरक होता है। तो इसकी जो क्रियाशीलता है वो इसके छिद्रों की आकृति से संबंधित है। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो सोडियम जियोलाइट होता है। सोडियम जियोलाइट ये सीधे ही अपनी सतह पर जो कार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन, इनका अधिशोषण कर लेता है। हाइड्रोकार्बन्स का अधिशोषण कर लेता है सोडियम जियोलाइट, सीधा ही। अब हम बात करें इस जियोलाइट के उपयोग की, तो जियोलाइट देखिए
पेट्रो रसायन में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग जो है वहां पे हाइड्रोकार्बन्स का भंजन किया जाता है, जिससे कि पेट्रोलियम में से अनेक पदार्थ जो है अलग अलग निकाले जाते हैं। वहां पे जियोलाइट काम में लिया जाता है, और जो जियोलाइट काम में लेते हैं उसका नाम है ZSM-5 नामक जियोलाइट है, जो पेट्रो रसायन में काम आता है। इसी टाइप से जो है कठोर जल को मृदु बनाने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में भी जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। कठोर जल काम आता है। कठोर जल जो है उसको जियोलाइट की परतों से गुजारते हैं तो वो मृदु में कन्वर्ट हो जाता है। कठोर जल को क्योंकि हम उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए उसको मृदु जल में बदला जाता है। तो इसके अंदर जो काम आता है जियोलाइट, उसका नाम है परम्यूटेट। ठीक है, ये कुछ उपयोग है जियोलाइट के। अगर हमें जियोलाइट की क्षमता को बढ़ाना है तो जियोलाइट को निर्वात के अंदर रखकर गर्म करें। निर्वात मतलब जहां वायु भी ना हो। निर्वात में जियोलाइट को रख दें और उसको गर्म करें। गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो जल के अणु हैं वो निकल जाएंगे और वहां पे और छिद्र बन जाएंगे। जहां से जल के अणु निकलेंगे वहां छिद्र हो जाएंगे, तो छिद्र युक्त हो जाता है जियोलाइट और अधिशोषण क्षमता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जियोलाइट था वर्णनात्मक। जियोलाइट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा है एंजाइम। एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण, देखिए उत्प्रेरकों के बारे में पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, तो इन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एंजाइम उत्प्रेरण की जो क्रिया है, एंजाइम जो उत्प्रेरक होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं यानी जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैव रासायनिक क्रियाएं, इन जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर जो भी पदार्थ काम में आते हैं जो कि उत्प्रेरक का काम करते हैं, जो पदार्थ इन क्रियाओं के अंदर उत्प्रेरक का काम करते हैं, उन उत्प्रेरकों को एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं, या फिर जैव उत्प्रेरक भी बोल सकते हो। ठीक है, और इन अभिक्रियाओं को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को एंजाइम उत्प्रेरण कहा जाता है। तो ये एंजाइम जो उत्प्रेरक हैं, ये उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अणुभार बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन इन कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, मुख्यतः एंजाइम उत्प्रेरणों में, एंजाइम उत्प्रेरक में। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं का एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण जो जीवों के शरीर में होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं हैं और उनमें उत्प्रेरक काम आ रहे हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण हम जो है देखते हैं। देखिए, शर्करा का प्रतिलोमन या सुक्रोज बोल दीजिए आप। तो शर्करा का प्रतिलोमन का मतलब है कि सुक्रोज C12H22O11 प्लस एस्टोज से क्रिया करेगा
ये सुक्रोस है, सुक्रोस, जो कि इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, दोनों का सूत्र एक होता है लेकिन संरचना अलग अलग होती है। तो यहां पे एंजाइम का काम कौन कर रहा है? यहां पे एंजाइम का काम कर रहा है इन्वर्टेज। तो ये एंजाइम उत्प्रेरक हो गया और ये हो गए जैव रासायनिक क्रिया एंजाइम उत्प्रेरण। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, C6H12O6 ग्लूकोज है, एथेनॉल में बदल जाता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ग्लूकोज एथेनॉल में बदल गया, ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, एथेनॉल में बदल जाता है। इसी टाइप से स्टार्च जो है जल से क्रिया करके माल्टोज में बदलता है C12H22O11। ये माल्टोज में बदल जाता है, माल्टोज। तो स्टार्च जो है माल्टोज में बदलता है और इस अभिक्रिया में जो एंजाइम काम आता है वो आता है डायस्टेज। ये एंजाइम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, माल्टोस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और यहां पे इस प्रक्रिया में जो एंजाइम काम आता है वो माल्टेज काम आता है। तो ये एंजाइम माल्टेज। यूरिया का अपघटन, तो यूरिया कन्वर्ट होता है अमोनिया में अपघटन द्वारा। यहां पे जो एंजाइम काम आता है वो आता है यूरिएज। तो ये एंजाइम्स हैं, ये सारे ये जैव एंजाइम हैं, जैव उत्प्रेरक हैं ये, जिनको एंजाइम कहा जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा दूध से दही बदलता है, जहां पे लैक्टोबैसिलस एंजाइम काम करता है। अमाशय में जो है पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन जो होता है उसको पेप्टाइड में बदलता है, प्रोटीन को। कौन? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एंजाइम उत्प्रेरक और सामान्य उत्प्रेरक में क्या फर्क है। सामान्य उत्प्रेरक और एंजाइम उत्प्रेरक में क्या फर्क है, दोनों में फर्क, विभिन्नता। एंजाइम उत्प्रेरक और सामान्य उत्प्रेरक जो जनरली और रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिनके बारे में अपने पिछले लेक्चर में बात की थी, उनमें क्या फर्क है दोनों में। तो देखिए, एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं वो उच्च अणुभार वाले होते हैं। अणुभार इनका क्या होता है? उच्च होता है। जबकि सामान्य जो उत्प्रेरक है उनका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान लगभग जो है 20,000 के समथिंग होता है। इनका 20,000 से भी ज्यादा होता है, इनका सामान्य का 20,000 के समथिंग, लगभग 20,000। एक मिनट, सॉरी, ये है इसका लगभग 20,000 के समथिंग होता है। इनका कम होता है, सामान्य उत्प्रेरक का कम होता है। मतलब जैसे कि प्लेटिनम है, एक सामान्य उत्प्रेरक है, तो इसका द्रव्यमान कम होता है 195। तो ये अंतर है, इसका ज्यादा इसका कम, ऐसे है। सेकंड, अगर बात करें एंजाइम रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, उसके बाद एंजाइम क्या होता है, अभिक्रिया होने के बाद में नष्ट हो जाता है।
अभिक्रिया होने के बाद में, जैव रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में एंजाइम नष्ट हो जाता है, जबकि सामान्य उत्प्रेरक नष्ट नहीं होते हैं। ये नष्ट नहीं होते हैं, कभी भी नष्ट नहीं होते। नेक्स्ट अगर अंतर की बात करें तो एंजाइम जो उत्प्रेरक है वो पराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट होते हैं। पराबैंगनी किरणों द्वारा ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पराबैंगनी किरणों द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं, जबकि सामान्य उत्प्रेरकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ये नष्ट नहीं होते हैं। चौथा, अगर हम एंजाइम उत्प्रेरक की बात करें तो एंजाइम जो है विशिष्ट होते हैं। एक विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही संपन्न करता है, जबकि यहाँ पे उत्प्रेरकों की, सामान्य उत्प्रेरकों की बात करें तो यहाँ पे कोई पदार्थ है वो अनेक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है, अनेक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर था, एंजाइम उत्प्रेरण और सामान्य उत्प्रेरण में। अब देखिए एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, उनकी बात करते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण के विशिष्ट लक्षण, कुछ लक्षणों की बात करते हैं कि कौन कौन से विशिष्ट लक्षण हैं एंजाइम उत्प्रेरण में। तो देखिए फर्स्ट लक्षण है, अभिक्रिया की जो दर है वो एंजाइम की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर एंजाइम की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है। सेकंड, एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, अर्थात एक एंजाइम द्वारा एक ही अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है। ठीक है ना, एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। ठीक है ना, एक जो चाबी है एक ताले को खोलती है ऐसे। तीसरा जो लक्षण है वो है कि अभिक्रिया की जो दर है वो एक निश्चित ताप और एक निश्चित पीएच पर अधिक होती है। अभिक्रिया की जो दर है एंजाइम द्वारा जो अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है उसकी दर निश्चित ताप व निश्चित पीएच में अधिक होती है। अब ये निश्चित ताप लगभग जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है और पीएच जो है सामान्यतः 7 होना चाहिए। अगर ये चीज है तो एंजाइम जो है इनकी क्षमता बहुत अधिक होती है और ये क्रियाएं जो है तेजी से संपन्न करवाते हैं। ठीक है, पीएच में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, नॉर्मली सामान्य लिखा है मैंने, लेकिन 5 से 7 के बीच में ये पीएच होना चाहिए। अगर इस तापमान और इस पीएच में परिवर्तन होता है तो एंजाइम की जो क्रियाएं हैं वो धीमी पड़ जाती हैं। नंबर 4, एंजाइम की जो प्रकृति है, एंजाइम की प्रकृति कोलाइडी होती है, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। अब कोलाइडी प्रकृति, इसकी बात हम आगे बात करेंगे। पांचवा लक्षण है, एंजाइम की क्रियाशीलता कुछ पदार्थों की उपस्थिति में बढ़ जाती है। कुछ पदार्थों की उपस्थिति में क्रियाशीलता बढ़ जाती है।
और कुछ पदार्थ कौन से, जैसे Na प्लस आयन है, Mn प्लस 2 आयन है, कोबाल्ट आयन है, Cu प्लस 2 आयन है, ये कुछ पदार्थ, इनकी उपस्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इन एंजाइम्स को सह एंजाइम कहते हैं, सह एंजाइम कहा जाता है, को एंजाइम है। ठीक है। छठा लक्षण अगर बात करें तो एंजाइम की क्रियाशीलता कम की जा सकती है या समाप्त भी की जा सकती है। ठीक है। तो ये एंजाइम के विशिष्ट लक्षण हैं। अब हम बात करें कि एंजाइम काम कैसे करता है, इसकी क्रियाविधि क्या है। तो देखिए, इसकी क्रियाविधि में आप ताला चाबी का सिद्धांत जो है उसी को यूज करोगे। एंजाइम उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि देखो, एंजाइम उत्प्रेरण के अंदर क्या होता है कि एंजाइम एक उत्प्रेरक की तरह बिहेव करते हैं, जिसमें कोई भी सबस्ट्रेट मतलब जो क्रिया करने वाला है वो पदार्थ एंजाइम की सतह पर आता है, एंजाइम की सतह पर आकर अधिशोषित होता है। इधर देखिए आप कि ये एक एंजाइम है, एंजाइम, और ये क्रिया करने वाला पदार्थ क्रिया कारक। ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप अधिशोषक बोल सकते हो, और ये अधिशोष्य है, ये अधिशोष्य की तरह काम करेगा और ये अधिशोषक की तरह काम करेगा। तो ये सबसे पहले तो ये इसकी सतह पर आके अधिशोषित हो जाते हैं, उसके बाद में आपस में ये क्रिया करेंगे। इसकी सतह ये प्रोवाइड करवाता है क्रिया करने के लिए, उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद बनेगा। उत्पाद बनने के बाद में ये उत्पाद अलग हो जाते हैं, इसकी सतह से, एंजाइम की सतह से उत्पाद अलग हो गए, बस यही होने वाला है। तो एंजाइम को हम जो है, एंजाइम को हम ई से प्रदर्शित कर देते हैं, क्रियाकारक को सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट, इसलिए इसको एस से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले तो एंजाइम जो है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के मध्य जो है आकर अधिशोषण होगा, जिससे कि एक संकुल का निर्माण होगा। यानी ये एंजाइम है प्लस ये सबस्ट्रेट है, दोनों मिलेंगे तो बनेगा ES, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। ये एक संकुल है। ठीक है। इसकी सतह पे आके अधिशोषित हो गया, ये प्रथम पद में तो ये हो गया। अब द्वितीय पद में क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो संकुल है, ये उत्पाद यहां पे क्रिया करवा के उत्पाद बना देगा। ठीक है। एंजाइम की सहायता से सबस्ट्रेट उत्पाद में बदलेगा और उत्पाद बदल कर एंजाइम अलग हो जाएगा एंड उत्पाद अलग हो जाएगा। उत्पाद यानी प्रोडक्ट, ये उत्पाद है। ठीक है। यह इस प्रकार से उत्पाद बनता है, इस प्रकार से क्रिया संपन्न होती है। ये जो पद है वो धीमा होता है, ये सेकंड पद ये धीमा होता है, धीमा, और ये तेज होता है। जो वेग का निर्धारण करता है वो ये करता है, ये वाला पद, यानी कि सेकंड पद वेग निर्धारण पद है, वेग निर्धारक पद होता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि कैसे ये सतह अपनी प्रोवाइड करवाता है ताला चाबी से। जैसे मान लीजिए कि ये ताला है, ताला आप ले सकते हो इस तरीके से, क्रियाकारक को आप ताला मान सकते हो। ये ठीक है, इसको हमने ताला मान लिया। ताला मतलब ये सबस्ट्रेट है और इसके अंदर चाबी लगेगी, इसके अंदर चाबी लगेगी, और चाबी ऐसी होनी चाहिए जो इसके अंदर फिट हो जाए, अर्थात एंजाइम की सतह
और पदार्थ की सतह इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो एक दूसरे में फिट हो, तभी वो उसको प्रेरित करेगा। ये एंजाइम हो गया। इसीलिए तो एंजाइम विशिष्ट होते हैं। एक एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही संपन्न करवाता है इस संरचनाओं के कारण से, क्योंकि दूसरा जो सबस्ट्रेट होगा, दूसरा जो सबस्टेंस होगा, दूसरा जो पदार्थ होगा, उसकी सतह ऐसी नहीं होती जो इसके अंदर अधिशोषित हो सके। तो ये दोनों फिर एक दूसरे में, इसको अपन थोड़ा डार्क लाइन से शो कर देते ताकि दोनों में फर्क आपको ध्यान रहे। अब ये एंजाइम संकुल बनेगा, ये एंजाइम संकुल का निर्माण हो गया। एंजाइम संकुल बना इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका था क्रियाकारक S और ये E, संकुल बन गया ये ES। अब उत्पाद बना देगा ये एंजाइम, वापस अपने पुनः प्राप्त हो जाता है। ये आपको पता ही है, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल संपन्न करवाता है। और ये जो सबस्टेंस है, ये जो सबस्ट्रेट है S क्रियाकारक, ये उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उत्पाद बन गया। तो इस प्रकार से एंजाइम की क्रियाविधि संपन्न होती है। इसको ताला चाबी सिद्धांत बोलते हैं।